नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं आपकी दोस्त एरा आपके लिए लेकर आई हूं भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के 5वें चैप्टर ऑफ मैंड्रिन्स एंड मासेस अधिकारियों और जनता का सारांश। यह अध्याय चीन के उदय और पश्चिम के साथ भारत के संबंधों पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि कैसे भारतीय जनमत अक्सर राजनीतिकों से बेहतर अंतर्दृष्टि रखता है। भारत को चीन की चुनौतियों का सामना करते हुए पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने होंगे। जनता की आवाज को विदेश नीति में महत्व देना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक का सारांश। इस प्रकरण की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर और जोखिम की आती है तो आम जनता की सहज वृत्ति डिप्लोमेट से भी अच्छी साबित होती है, क्योंकि वे राष्ट्रीय संबंधों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान तथा अंतरात्मा की आवाज से फैसले लेते हैं। माना कि देश की सामान्य जनता को डिप्लोमेट्स की तरह भूराजनीति का औपचारिक ज्ञान नहीं होता, परंतु किससे व्यापार करना है या फिर कौन सी जगह घूमने जाना है का अंतर्ज्ञान उनमें काफी अच्छा होता है। उनकी एजुकेशन और स्थानांतरण की चॉइस भी पॉलिसी शिफ्ट से एक कदम आगे देखने मिलती है। 9/11 की घटना से हम यह जान सकते हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु सामान्य नागरिकों में यह ज्ञान सहज ही देखने को मिलता है। उन्हें राष्ट्रों और उनकी कूटनीति की जटिलता का अंदाजा सहज ही हो जाता है, फिर चाहे वह रूस हो या अमेरिका, चीन हो या पाकिस्तान। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि डिप्लोमेसी की महत्ता समाज की रुचि से कम है। उनका भी महत्व उतना ही है, परंतु आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां जानकारी की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी के टूल्स तथा सांस्कृतिक पहचान वह परिमाण है जो वर्तमान के राष्ट्रवाद को चला रहे हैं। इसलिए पॉलिसी और अनुभव के बढ़ते बोझ का मेल कभी कभी समाज की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलें पैदा करता है, खासकर उन मुद्दों पर जहां जनता की राय मायने रखती है। आज चुनौती यह है कि सामाजिक बदलावों और पॉलिसी बनाने के तरीकों के बीच सही संतुलन बनाया जाए। बड़े अधिकारी अब आम जनता की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदला हुआ माहौल अपनी ड्राइविंग फोर्स के साथ एक नए युग को दिखाता है। भारतीय राष्ट्रवाद को पॉलिसी के रूप में कैसे समझा जाए, यह एक मुश्किल काम है जिसमें हमारा इतिहास, हमारी पहचान, राष्ट्रीय हित और राजनीति के मुद्दों पर एक साथ ध्यान देना होगा। प्रवासी भारतीयों का कल्याण भी इस मैट्रिक्स से अलग नहीं है। इन सारे मुद्दों को पश्चिमी और पुरानी व्यवस्था से जोड़ना तथा चीन के उदय से इसका जुड़ाव एक बड़ा सवाल है। अहंकार के एक दौर के सबसे घमंडी दावों में से एक था इतिहास का अंत। यह एक यूरोसेंट्रिक विश्लेषण था जिसने समकालीन समय में एशिया में क्या हो रहा है उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया था। अपितु हम कथित तौर पर अमेरिका के नेतृत्व में एक सार्वभौमिक तथा वैश्विक शासन व्यवस्था की शुरुआत कर रहे थे। हालांकि जो उस समय स्थायी लग रहा था वह एक ध्रुवीयता क्षणिक थी। प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक टकराव ने दुनिया को ज्यादा स्वाभाविक विविधता की ओर लौटा दिया, जिससे हमें पता चलता है कि फैशन की तरह राजनीति की दुनिया के भी अपने कालखंड होते हैं। दशकों तक वैश्वीकरण को राजनीतिक रूप से सही और आर्थिक रूप से अपरिहार्य बताए जाने के बाद हम आज अलग अलग जगहों पर राष्ट्रवाद का एक नाटकीय पुनरुत्थान देख रहे हैं। कुछ सूक्ष्म और धीरे हो रहे हैं, जबकि कुछ अप्रत्याशित और प्रभावशाली रहे हैं। राष्ट्रवाद अब सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा भी बन चुका है। वर्तमान वैश्विक ट्रेंड मजबूत सांस्कृतिक पहचान और ज्यादा राष्ट्रवादी कहानियों की ओर इशारा करता है। हम किसी भी समाज के बारे में इससे जान सकते हैं कि वह राष्ट्रवाद को कॉन्सेप्ट के तौर पर किस तरह से देखते हैं। पश्चिमी देशों में एक तरफ राष्ट्रवाद को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, वहीं वैश्विक बंधुत्व के कॉन्सेप्ट को जॉब की समस्या तथा आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वहीं चीन, रूस,
तुर्की तथा ईरान जैसे देशों में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तमान वैश्विक स्थिति में राष्ट्रवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है। जहां एक ओर जर्मनी और जापान इसे दर्शाने में हिचक रहे हैं, वहीं चीन ने तो राष्ट्रवाद को ही अपने विकास का ईंधन बना लिया। चाइना ड्रीम, ब्रेक्जिट तथा अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रवाद के ही उदाहरण हैं। आज विश्व के कई देश एक या दूसरी तरह से राष्ट्रवाद के पथ पर ही चल रहे हैं। यह वैश्वीकरण, शासन की विश्वसनीयता और इतिहास की ओर वापसी के बीच का संबंध स्पष्ट रूप से दर्शाता है। राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का एक कारण यह भी है कि यह समाज की संरचना के लिए एक टिकाऊ आधार माना जाता है। इतिहास में कई बार छोटे परंतु उच्च राष्ट्रवाद की भावना वाले राज्यों ने बड़े और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय देशों को आसानी से हराया है। यूरोप के कॉलोनियल शासन का अंत भी इसी का ही उदाहरण है। हमारे दौर का ग्लोबलाइजेशन आधुनिक राजनीति के एक पुराने सिद्धांत, संगठनात्मकता, को पार करने की एक कोशिश है। इसीलिए राष्ट्रवाद और ग्लोबलाइजेशन के बीच का टकराव आने वाले समय में भी जारी रहेगा। राष्ट्रवाद के कई स्वरूप होते हैं। लेखक यहाँ राष्ट्रवाद के मुख्यतः 3 स्वरूप बताते हैं: दृढ़, प्रतिक्रियाशील या सिर्फ अभिव्यक्तिपूर्ण। पहला स्वरूप दृढ़ राष्ट्रवाद वैश्विक शासन व्यवस्था के वास्तविक तथा साइकोलॉजिकल परिवर्तन को दर्शाते हैं। भारत तथा चीन जैसे राष्ट्रों के उदय में इसे देखा जा सकता है। फिर चाहे वह वैश्विक स्तर की वार्ताओं में अपना पक्ष रखना हो या फिर G20 या ब्रिक्स जैसे संगठनों की रचना हो। इतना ही नहीं, अपितु खुद वैश्विक एजेंडा में भी राष्ट्रवाद के प्रति आमूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की रचना इसी के कुछ उदाहरण हैं। वर्तमान वैश्विक परिवर्तन के चलते ही IMF तथा UN जैसी बड़ी संस्थाओं में रिफॉर्म्स की मांग उठ रही है। भारत का महाशक्ति के रूप में उदय ही इस परिवर्तन के लिए विश्व पर वास्तविक प्रेशर बना सकता है। राष्ट्रवाद का दूसरा स्वरूप प्रतिक्रियाशीलता है। यह स्वरूप हमें पश्चिम के राष्ट्रों में देखने मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग तथा बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने वाले इन देशों में स्थानांतरण आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। विडंबना यह है कि यूरोप में संघर्ष वाली जगहों से आए शरणार्थियों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्थानीय लोग और बाहर से आए लोगों के बीच संघर्ष की समस्या भी बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए पश्चिम खुद जिम्मेदार है। राष्ट्रवाद का तीसरा स्वरूप अभिव्यक्ति का है, जो दर्शाता है कि विश्व भर में ज्यादा मजबूत सांस्कृतिक पहचानों ने कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया है। पश्चिमी एशिया को इसका सेंटर माना जाता है। राष्ट्रवाद का यह स्वरूप बताता है कि भिन्न संस्कृतियों के टकराव से विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, आस्था तथा पहचान के बैलेंस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे राष्ट्रवाद या वैश्वीकरण किसी को लाभ नहीं होगा तथा विश्व में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। भारत भी इन स्वरूपों से अछूता नहीं है, जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत बनाया है। भारत के सामान्य व्यक्तियों में भी नेशनल वेलफेयर तथा कलेक्टिव प्रोस्पेक्ट की मजबूत भावना देखने मिलती है। भारतीय सिर्फ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर पर ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के चुनावों में भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की लगातार ग्रोथ और दुनिया से ज्यादा कनेक्टिविटी वाली एक महत्वाकांक्षी पीढ़ी इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। यदि हम भावनात्मक दृष्टि से देखें तो एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में राष्ट्रवाद का अहम योगदान है। राजनीतिक दृष्टि से यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक बड़े संकल्प का प्रतीक है। पॉलिसी की दृष्टि से यह राष्ट्र की क्षमता और प्रभाव को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने पर केंद्रित है तथा भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रवाद की भूमिका अहम है। यहाँ पर यह जानना अति आवश्यक है कि भारत की राष्ट्रवाद की नीति अन्य देशों की तरह हम बनाम विश्व यानी अस वर्सेस द वर्ल्ड की मानसिकता पर आधारित नहीं है।
अपितु भारत की परंपरा राष्ट्रवाद को वैश्विक जुड़ाव के साथ मिलाने की रही है। यह विक्टिमहुड की जगह पहले से स्थापित और उभरती हुई शासन व्यवस्थाओं के बीच एक पुल का काम करने की क्षमता पर आधारित है। भारतीय समाज तथा उसका सांस्कृतिक प्रभाव विश्व की बाउंड्री से परे है। तथापि वर्तमान विश्व में राष्ट्रवाद के पुराने संबंध काम नहीं आ सकते। इसके लिए हमें वैश्विक परिवर्तन के अनुरूप कार्य करना होगा तथा हमारी नेबरहुड पॉलिसी का भी विस्तार करना होगा। दक्षिणी एशियाई राष्ट्र एक दूसरे से इतिहास साझा करते हैं, वहीं उनके सामाजिक विचारों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। भारत जब ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है, इस समस्या को सुलझाना भी आवश्यक है। यदि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। आपकी एकाध प्रतिक्रिया भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी समस्त क्षेत्र को एक साथ लेकर कार्य करने में विश्वास रखती है। परंतु भारत के पड़ोसी देश अभी विविध समस्याओं से घिरे हुए हैं। भारत इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। क्षेत्रीय शांति तथा संबंधों को बरकरार रखने के लिए भारत को एक मजबूत आपसी सहयोग ढांचे का निर्माण करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करके स्वयं के हितों को ध्यान में रखकर इस तरफ ज्यादा स्पष्टता के साथ कार्य किया है। जहां बाकी के पक्ष अपने हितों को सीमित दायरे में देख रहे हैं, यह भारत के लिए लाभदायी होगा कि वह दुनिया को लेकर ज्यादा व्यापक नजरिया अपनाए, जिससे भारत की छवि न केवल ज्यादा क्षमताओं और आत्मविश्वास वाले राष्ट्र की बनेगी, अपितु भारत एक उदार शक्ति के रूप में अपना अनोखा ब्रांड भी बना सकता है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय स्तर पर भारत की छवि रिस्पॉन्सिव देश के स्वरूप में उभर रही है। फिर चाहे वह कुदरती आपदा के लिए सहायता हो या नेशनल क्राइसिस, भारत अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यह भारत की एक जिम्मेदार महाशक्ति की पहचान को बढ़ावा देती है। पश्चिम के साथ डील करते समय चीन अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति को सही ठहराने के लिए उनके द्वारा किए गए अपने अपमान का हवाला देता है, लेकिन यदि किसी को शिकायत करनी चाहिए तो वास्तविक तौर पर वह भारत होना चाहिए। यूरोप ने लगातार एक नहीं बल्कि दो सदियों तक भारत का आर्थिक शोषण और लूटपाट किया है। अपने समय की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी भारत की इस बर्बादी को अभी भी बड़े पैमाने पर समझा जाना बाकी है। 2018 के एक अध्ययन के अनुसार अकेले ब्रिटेन द्वारा भारत से लूटे गए संसाधनों की मौजूदा कीमत $45 ट्रिलियन है। यह आंकड़ा आज भी पश्चिमी कहानियों में जानबूझकर घटाकर बताया जाता है। फिर भी कई लोगों द्वारा आज भी यह माना जाता है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए लाभकारी था, परंतु वास्तविकता में यह गरीबी, व्यापारिक नुकसान, गुलामी तथा बड़े पैमाने पर अकाल और भूखमरी का काल था। भारत के इतिहास का यह एक डार्क चैप्टर था, जिस पर पछतावा आज भी सीमित है। परंतु 1950 के चीन या 1930 के जापान के सापेक्ष भारतीय विचारधारा आधुनिक और प्रगतिवादी रही है। स्वतंत्रता से आज तक भारत ने पश्चिमी देशों के साथ अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाया है तथा व्यापारिक संबंधों में भी विस्तार किया है। आज भारत तथा चीन दोनों ही एशियाई महाशक्ति विश्व की दूसरी तथा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। दोनों ने एक बार स्वयं पर शासन करने वाले कॉलोनियल देशों को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के समय पश्चिमी देशों से इकोनॉमिक असिस्टेंस लेने वाला भारत आज IMF जैसी संस्थाओं में मदद देने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत के विकास के लिए आवश्यक पूंजी और तकनीकी के संदर्भ में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन तथा अमेरिका भारत के की पार्टनर्स के रूप में उभर आए थे। वहीं आज भारत की कई कंपनियां अब पश्चिम में निवेश कर रही हैं। यह दर्शाता है कि सहयोग हमेशा दोनों सिरों को रिफ्लेक्ट करता है। भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में बात करते हुए लेखक गोल्डिलॉक्स अप्रोच फॉर पोरिज की बात करते हैं। यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि भारत की नीति न तो ज्यादा कठोर होनी चाहिए और न ही ज्यादा लचीली।
इन दोनों का योग्य बैलेंस किसी भी नीति की रचना में आवश्यक है। भारत आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस आदि क्षेत्रों में अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका है। राजनीति और सुरक्षा की इस दुनिया में भारत कई बार पश्चिमी पहलों के कोलेटरल डैमेज को झेल चुका है। एक और परमाणु परीक्षण की वजह से ईरान और नॉर्थ कोरिया को भारी पश्चिमी सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्हीं देशों ने पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की बाबत में इसे नजरअंदाज कर दिया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जो देश यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक योगदान देते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण संस्थाओं में सीमित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इन उदाहरणों से भारत तथा पश्चिमी राष्ट्रों को सीख लेनी चाहिए। पश्चिमी राष्ट्रों को यह समझना होगा कि भारत एक अलग क्षेत्र और अलग इतिहास से आता है, इसीलिए दोनों में भिन्नता होना आम बात है, परंतु दोनों कुछ समान ध्येय भी साझा करते हैं। भारत को पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके शासनकाल के दौरान विश्व की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई है। विश्व के लिए उपयुक्त नियमों का ढांचा तैयार किया गया है। हालांकि उनमें परिवर्तन होना समय की मांग है। पश्चिम के साथ चीन की साझेदारी स्पष्ट रूप से आपसी आर्थिक समझ पर आधारित है, जबकि भारत के केस में आर्थिक के उपरांत राजनीतिक पैमाने भी समाविष्ट हैं। क्योंकि भारत का बहुवादी ढांचा तथा लोकतांत्रिक स्वरूप पश्चिमी व्यवस्था के ज्यादा मिलता जुलता है, भारत का आर्थिक विकास तथा स्ट्रेटेजिक प्रभाव नए विश्व की स्ट्रेटेजी को बैलेंस करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। क्योंकि बढ़ते राष्ट्रवाद की वजह से अब पश्चिमी प्लेयर्स भी राष्ट्रीय हित की तरफ लौट रहे हैं। अमेरिका कई वैश्विक कमिटमेंट से अपने पांव वापस खींच रहा है। पश्चिम तथा यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का सबसे मुख्य कारण स्थानांतरण की वजह से उत्पन्न इनकम डिस्पैरिटी और पॉलिसी का क्षरण है, जिसकी वजह से अब वहां के लोग वैश्वीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानांतरण की वजह से उनके रिसोर्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति को यूरोजोन क्राइसिस कहा जाता है। आज भारत विश्व की सबसे तेज उभरती हुई व्यवस्था है, तथापि अभी महाशक्ति बनने के लिए एक बड़ा सफर तय करना बाकी है, जिसके लिए वह अपने अतीत से मिली सीख ले सकता है। वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अभी कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है, परंतु भविष्य में उसका मजबूत पुनरुत्थान होना तय है। वैश्वीकरण न सिर्फ आर्थिक और राजकीय लाभ देगा, अपितु टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, एडवांस डेटा मैकेनिज्म, कनेक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई जैसे कई लाभ भी उपलब्ध करवाता है। विश्व के लिए भी यह आवश्यक है कि भारत का उदय एक ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के स्रोत के रूप में हो, जिससे उन्हें किसी एकाध देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा ग्लोबल सप्लाई चेन कभी बाधित नहीं होगी। भारत के संबंध विश्व की अन्य व्यवस्थाओं से G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, P2P यानी पीपल टू पीपल और T2T यानी टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी के तौर पर विकसित करने चाहिए, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लाभ इसकी सामान्य जनता भी ले सकती है। भारत एक ऐसा देश जो पिछले 4 दशकों से मिलिट्री हथियारों की स्पष्ट आयात पर निर्भर था, अब विश्व मार्केट में अपने हथियार बेच रहा है। प्रथम सैटेलाइट साइकिल पर ले जाने वाला राष्ट्र आज विश्व की सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। मिशन मंगल को प्रथम प्रयास में ही सफल बनाया है। चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र राष्ट्र भारत है। यह सारे उच्च राष्ट्रवाद के ही उदाहरण हैं, जो दर्शाते हैं कि राष्ट्रवाद की सच्ची भावना राष्ट्र के विकास में कितनी उपयोगी है। पश्चिम के साथ आज के समझौते के मूल में हमारे देश में हो रहे बदलावों को समझने की जरूरत है। इसके लिए यह स्वीकार करना होगा कि पश्चिमी सांचे में बना एक एलीट वर्ग अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। पुरानी सोच से परे देखना अब ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है तथा म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2020 में भी खास तौर पर वेस्टलेसनेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपनी तरफ से भारत को पश्चिमी दुनिया की बारीकियों को समझते हुए इस चिंता का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए।
अबातें और संस्कृति नहीं, बल्कि मूल्य और रणनीति ही भारत और पश्चिम को एक साथ ला सकते हैं। अब देखना यह है कि यह कितने प्रभावी ढंग से होगा। यह घटना वैश्विक परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक बनेगी। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे पुस्तक के 5वें प्रकरण का सारांश। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपकी मित्र एरा आपको फिर मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।